लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आज शनिवार है और शनि को पूरे विश्व का न्यायाधीश, दंडाधिकारी कहा गया है। और नवरात्रों की इस यात्रा में हम 7वें नवरात्रे तक पहुंच गए हैं, मगर आज जो नेता की बात करेंगे वो नवरात्रों के हिसाब से 8वां नेता के बारे में हम बताएंगे। यानी हमने आपसे वादा किया था कि 9 देवियों के नवरात्रों के 9 नेताओं की हम आपको कुंडली पढ़कर भविष्यवाणी करेंगे। तो आज जो कुंडली हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहते हैं कि मोदी के हनुमान है। हनुमान कौन है? सेवक है। वहां नरेंद्र और यहां देवेंद्र कहते हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता उभरा जो नागपुर की धरती में कारपोरेशन से सीधा सीएम बन गया। ऑफ कोर्स एमएलए आमदार भी बने। देवेंद्र फडणवीस उस जाति को रिप्रेजेंट करता है जो महाराष्ट्र में सिर्फ 3% है। मराठाओं से भरा हुआ ये महाराष्ट्र, ये भूमि, एकमात्र ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस, जिसने महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी के ऊपर अपनी धाक जमाई और 5 साल तक जमकर राज किया। ऑफ कोर्स उनके राम, नरेंद्र मोदी तो उनके लिए राम है ना। सेवक की भांति उन्होंने महाराष्ट्र में उनका हर आदेश सुना और पूरी तरह से 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की गद्दी यानी राजा बनकर पूरे महाराष्ट्र की प्रसिद्धि के लिए, महाराष्ट्र के कोने कोपरे में हर व्यक्ति को सुख देने के लिए निस्वार्थ भावना से, ये बात ध्यान से सुनिए, निस्वार्थ भावना से महाराष्ट्र को एक ऐसा नेता मिला जो मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक विलासराव के बाद किसी कोई मिला तो देवेंद्र फडणवीस में वो क्वालिटीज थी। ऑफ कोर्स बहुत से अच्छे नेता, बहुत से बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में आए, पर मेरी जानकारी, जिनका मेरे साथ व्यक्तिगत थोड़ा बहुत संबंध रहा, जिनको मैं कुंडली के माध्यम से ज्यादा पढ़ सका, वो देवेंद्र फडणवीस थे। देखिए, जब आप राजा बनते हैं तो आपके साथ बुराइयां भी लग जाती हैं, अच्छाइयां तो है ही हैं क्योंकि आप राजा बन गए। हर आदमी आपके साथ मिलना चाहता है, हर आदमी आपको मित्र बनाना चाहता है, हर आदमी आपसे काम लेना चाहता है, हर आदमी आपसे फोटो खिंचाना चाहता है कि ये मेरा मित्र है। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हुए जब हम उनके जन्मदिन की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1970 10:20 नागपुर। हमारे दर्शकों को एक बात बता देता हूं कि ये बिल्कुल उनके द्वारा, उनकी मां के द्वारा दिया हुआ ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे कई बार पवार साहब की डेट ऑफ बर्थ या किसी नेता की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हम लोग उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि नक्षत्रों में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4, इसलिए उन चरणों में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, चंद्रमा की फिरती में चेंज आ जाती है। बट देवेंद्र फडणवीस कुंभ राशि, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकष्टी के दिन पैदा हुए और पूर्व भाद्रा नक्षत्र पहला चरण, बाल्य अवस्था का पहला चरण। शिक्षा के क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत ज्यादा मन नहीं लगा होगा। मंगल और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्रमा के घर में बुध है, तो बुध के 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, एक है गुरु और एक है चंद्रमा। समझे आप? तो कहीं ना कहीं से वातावरण बचपन से ही भयभीत, क्योंकि भय भी होना चाहिए और भयहीन भी होना चाहिए। जब आप भय करते हैं यानी डरते हैं तो आप फिर और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस आदमी को पटकना है, क्योंकि आपको उस आदमी से भय होता है। तो देवेंद्र की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो लग्नाधिपति बुध जो है वो 11वें घर में यानी एकादश भाव में मंगल और सूर्य के साथ में बुध जो है बुद्धादित्य योग बनाता है, इसलिए शिक्षा औपचारिक रूप से अच्छी हुई है। पिता की
आरएसएस की भूमिका रही। पिता भी कारपोरेटर थे। पिता के पद चिन्हों पर चलकर देवेंद्र ने शाखा ज्वाइन की और उसके बाद लगातार नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, शाखा और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस की भूमिका के ऊपर, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक तो ब्राह्मण कराड़े, डेफिनेटली उन्होंने उस मुद्दे को पकड़ कर रखा और आगे परिश्रम करते हुए महाराष्ट्र में एक सर्वोच्च नेता के ऊपर बनकर उठे। अब बात करते हैं कि कुछ बुराइयां, कुछ अच्छाइयां, कुछ अच्छे, कुछ बुरे लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है। बुद्ध की महादशा मैं सीधा बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। 3/3/2002 में बुद्ध की महादशा लगी। 3/3/2002 की बात करें तो डेफिनेटली 3/3/2000 के बाद बुद्ध की महादशा में इनके जीवन में उदय काल शुरू हो गया। उदय काल शुरू होने के बाद में आदमी जो है वो करता है और उसको सफलता मिलती है उसके भाग्य की वजह से। देखिए, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जो जीवन में इतना परिश्रम करते हैं, मगर कहां जाते हैं? बहुत परिश्रम, बहुत विद्वान लोग धूल में बैठे होते हैं। भाग्य का खाते हैं जो लोग। भाग्य अगर अच्छा है तो हर ग्रह जो है आपको अच्छे फल देता है। अब देवेंद्र की जब हम बात करते हैं तो बुद्ध की महादशा इनकी जो 2002 से 2019 तक शुरू हुई, तो एक ऐसा समय आया जिसमें उनको कहीं से कहीं खड़ा कर दिया। शनि की महादशा 2002 तक थी। उससे पहले उनको एक सुंदर धर्मपत्नी अमृता के रूप में मिली, एक पुत्री का जन्म हुआ। तो 2002 से बुद्ध की महादशा, बुद्ध अपनी फिरती में इनको एक बड़ा राजा बनाता है। बुद्ध की महादशा में यहां पर राहु की अंतर्दशा थी। बहुत से लोगों का यह कहना होगा कि बुद्ध की अंतर्दशा में राहु का क्या काम है, राहु तो दैत्य ग्रह है। मगर मनमोहन सिंह को 2004 में राहु ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। ध्यान रखो, 5 और 11 सिंह राशि और कुंभ राशि का राहु और केतु आदमी को प्राइम मिनिस्टर तक बनाता है। ये मनमोहन सिंह की कुंडली का अध्ययन करने के बाद 2004 में कई चैनलों के ऊपर पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी की रही। आज हम देवेंद्र की जब बात करते हैं तो 2014 में बुद्ध में राहु डेफिनेटली इनको कोई ऐसे राजयोग का निर्माण कर देता है। 18/3/2014 से 18/3/2016 तक देवेंद्र फडणवीस जो है वो अचानक बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी, सुधीर मुनगंटीवार, बड़े बड़े नेताओं के बीच में एक जवान लड़का उठकर महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठ जाता है। सुंदर, सुडौल, मृदभाषी, अच्छी सोच रखने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, हर तरह से उनमें क्षमता है, नो डाउट एट ऑल। हर आदमी को ये पता है। और भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा बन के उभरता है जो ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े नेता हैं जो वो ऐसे देखते रह जाते हैं। और उसने ये कर दिखाया। 2019 में भी देवेंद्र ने ये कर दिखाया। ध्यान रखना इस विषय के ऊपर। क्या कर दिखाया जो शरद पवार नहीं कर सका, जो विलासराव देशमुख कांग्रेस के लिए नहीं कर सका, जो बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सके। वो 105 सीटें लेकर 2019 में एक बार फिर खड़ा हो गया कि मैं देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का नायक, भारतीय जनता पार्टी को वापस यहां पर सत्ता में लाने के लिए तत्पर। मगर कहते हैं होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। केतु की महादशा शुरू हो चुकी थी देवेंद्र की 4/3/2019 से 4/3/2026 तक। कई अपनी भविष्यवाणियों में ये बात कर चुका हूं कि जब केतु की महादशा शुरू होती है तो आदमी को सांप काट जाता है लिड्डो की तरह, जैसे कि 99 के ऊपर कटता है और नीचे गिर जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपका हाथ खाली रह जाता है। आप सोचिए उस दिन अगर अजीत पवार के साथ सरकार बन गई होती तो आज क्या होता। हो सकता है सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री होती, प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री होते और अजीत पवार के साथ में यहाँ पर 5 साल सरकार चलती। मगर हुआ उल्टा, क्योंकि भाग्य को उल्टा ही महाराष्ट्र की कुंडली में
लिखा हुआ था। केतु की महादशा डेफिनेटली कई बार आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है और देवेंद्र को वो नुकसान उठाना पड़ा। शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ सूर्य की राशि में, सूर्य राजा है, केतु राजा को ग्रहण लगा देता है, वो राजा को ग्रहण लगा, वो देवेंद्र को ग्रहण लगा। 105 सीटों के बाद उद्धव ठाकरे के साथ बनती सरकार जो है वो सीधी सिल्वर ओक की तरफ चली गई। क्यों नहीं बनी उद्धव ठाकरे की और उनकी? ये बहुत बड़ा सवाल जो है टाइम महाराष्ट्र की तरफ से मुझे बोला गया है। 27/7/1960 उद्धव ठाकरे की डेट ऑफ बर्थ, सिंह राशि। कुंभ राशि किसकी है? ध्यान से सुनिए इस बात को। आम आदमी जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है उसको समझ लेगा। कुंभ राशि देवेंद्र फडणवीस की, कुंभ राशि का स्वामी शनि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संयुक्तम तम नमामि शनीश्वर। ये सूर्य शनि के पिता हैं, तब भी वो आपस में कभी भी नहीं बने। पैदा होने के बाद उसने सूर्य को भी काला कर दिया था, तो उद्धव के साथ कैसे बनती? वो 5 साल इसलिए नहीं बनी कि उद्धव ठाकरे खुद आपकी महत्वाकांक्षा में बैठ गए आकर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वेरएज उनके पास में नंबर ही नहीं थे, देवेंद्र के पास नंबर थे। उसने अपनी कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति खेली, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने की कोशिश, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, मगर उसके बाद बड़े बड़े नेता मुकर गए, पीठ दिखा दी और तिकड़ी सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी। अब एक कुर्सी को 3 टांगे होंगी तो कितने दिन चलेगी? पर एनीवे वो भी चली। और अब दुर्भाग्य की बात थी कि कोरोना आ गया। हो सकता है कोरोना ना आया होता तो जितने साल चली उतने साल भी ना चलती, क्योंकि हमारी भविष्यवाणी तो तब की थी, आपने सुनी हुई है वो भविष्यवाणी। उसमें 7 से 8 महीने लेट हुआ किसी ये सरकार गिर जाएगी। देवेंद्र फडणवीस को उसके मित्र ही उसको धोखा देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। शुक्र के साथ में केतु और बुध और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ, इस बात को बार बार टाइम महाराष्ट्र के मंच पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। उनके आजू बाजू वाले जितने लोग हैं उनमें से 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो जस्ट they don't want him to rise। वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, मगर तब भी उसका भाग्य इतना मजबूत है कि आज भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता अगर कोई दिखता है तो 1 2 3 4 5 नंबर के ऊपर कोई ना कोई दूसरा दिखता है। आज भी वही है। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या वो वापस मुख्यमंत्री बन सकता है? मगर उससे पहले देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए साम दाम दंड, अभी मैं कोई ये बात नहीं कहूंगा कि कूटनीति, चाणक्य नीति, कोई नीतियां काम नहीं आती जब भाग्य खराब होता है। केतु ने उनसे फिर एक बहुत बड़ी गलती करवा दी होगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर आना हो, चाहे वो अजीत पवार को लेकर आना हो। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वापस हर कदम अपनाया, मगर हुआ क्या? अभी एक बात ध्यान रखिए, हुआ क्या? इसका जवाब आप सबके पास है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में अवनति हुई, उन्नति नहीं हुई है। वो चाहे एकनाथ शिंदे के साथ जाने से हुई है और चाहे अजीत पवार के साथ में हुई है, इसका फैसला आपने करना है। मराठी मानुस त्रस्त हुआ, ये तो आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। मगर देवेंद्र फडणवीस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी तरह का कोई प्रयास नहीं छोड़ा कि मैं अपनी पार्टी, जिसको वो मां मानते हैं, नरेंद्र मोदी जिनको वो पिता मानते हैं, उनका झंडा, उनका परचम महाराष्ट्र में फिर लहराऊं। और वो लहरा लिया। खुद बाहर बैठने को तैयार हो गए, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। वो बात अलग है कि 2 घंटे में डिप्टी सीएम बनकर फिर अफसोस वाले मुंह के साथ, ध्यान रखिए, बात करने में किसी तरह का संकोच नहीं करता हूं मैं, उप मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ली, क्योंकि पार्टी का और हाईकमान का आदेश
सिपाही, आरएसएस में यही तो सिखाया जाता है कि सुबह 5 बजे उठो और परिश्रम करो और राष्ट्र के लिए मरो और राष्ट्र के लिए लड़ो। उन्होंने वही किया और आज भी वही कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उनको जो मार्गदर्शन, जो सपोर्ट केंद्र से मिलनी चाहिए थी, लोग बोलते हैं कि वो अभी कम हो गई। ये नंबर 1, नंबर 2 मुझे समझते नहीं है, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता केंद्र का उनके साथ नाराज है, ऐसा सुनने को आता है, पर कुंडली में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इलेक्शन कब होंगे महाराष्ट्र में? शायद अक्टूबर 2024 में होंगे। एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी वापस एक बार अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप के चेहरे, सबसे मजबूत चेहरे को आगे लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर वो जिम्मेदारी दे दे। तो चाहे अप्रैल 2024 में एमपी मतलब खासदारगी के इलेक्शन है, हो सकता है अप्रैल के बाद दे दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऐसी नाव में पांव रख लिया, जो एक एनसीपी की है, वो भी एनसीपी है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है हर व्यक्ति। यहाँ पे शिवसेना की नाव में पांव रख लिया, शिवसेना है कि नहीं है, वो भी केंद्र में और वो भी कोर्ट में टंग रही है कहानी। तो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी ये डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न करेगी और उससे सबसे बड़ा नेता आज भी देवेंद्र फडणवीस और वही रहेगा। 4/3/2026 तक केतु की महादशा है, इसलिए मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में लाने में कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि केतु ग्रह दशा अपना काम करती है। भाग्य चाहते सर्वदा नपुर शून्य कौशल, उनकी भाग्य दशा फिर कब उठेगी? देखिए, मुख्यमंत्री अगर बन भी जाते हैं 6 महीने के लिए, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अगले मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है। शुक्र की महादशा जब 2026 में शुरू होगी, तब एक ऐसा समय आएगा जब देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता की पदवी, बड़े नेता के रूप में जाना जाने लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे? मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि 2024 इलेक्शन से पहले उनको दिल्ली ले जाने की बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि मैं भी राजनीति थोड़ी बहुत जानता हूं, समझता हूं, 30 साल हो गए। आज कौन संभालेगा ये 2 नाव में? 2 नाव में पांव तो रख दिया भाई साहब, एक किधर को जा रही है, किधर को जा रही है, कहीं ना कहीं तो चोट लगनी ही लगेगी। तो वो चोट लगेगी भारतीय जनता पार्टी को, यह स्पष्ट नजर आता है। हर एनालिस्ट ये बात बोलता है। मैं एनालिस्ट नहीं हूं, मैं तो भाग्य देख रहा हूं। केतु की महादशा में बीजेपी को नुकसान होगा। आगे बढ़कर अगर हम बात करें शुक्र की महादशा की, हाँ, राहु जो है देवेंद्र फडणवीस को कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ, मनमोहन सिंह का राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है और शुक्र और राहु मित्र हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस एकदम निकला बाहर और सीएम बन गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं लगता बड़े बड़े एनालिस्ट जो है फेल हो गए उन दिनों। कोई बोल रहा था नितिन गडकरी को बनाएंगे, कोई बोल रहा था गोपीनाथ मुंडे को बनाएंगे। ये 2 नाम तो हर आदमी के मुंह पे थे, मगर बन गया देवेंद्र फडणवीस। मैं तो सोचता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को हर महीने अपनी नजर उतार लेनी चाहिए। एक तो स्वभाव सुंदर, दिखने में अच्छा, बात में अच्छा, हर चीज में बढ़िया है। तो एक दिन वो समय भी आएगा, ध्यान रखिए मेरी बात, कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा, ये शुक्र की महादशा 2026 से लेकर 2046 तक होगी। शुक्र 12वें घर में केतु के साथ में, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में। सूर्य की और मंगल की राशि में जब भी केतु बैठा होता है, तो डेफिनेटली उसको देश का सर्वोच्च नेता बनाता है, राष्ट्र का, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नेता बनाता है। तो 2026 से 46 तक 20 साल में देवेंद्र फडणवीस का प्राइम मिनिस्टर बनना भी तय है, पर वो 20 साल तक तपस्या करेगा। तो 26 से 36 में होता है, 38 में होता है, 40 में होता है, पर डेफिनेटली वो दिन आएगा
क्योंकि आप कुंडलियां पकड़ कर देख लीजिए, मनमोहन सिंह की कुंडली पकड़ के, अटल जी की कुंडली पकड़ के देख लीजिए, राहु, वापिस बार बार बोल रहा हूं, कुंभ राशि का और केतु सिंह राशि का, इनको मुख्यमंत्री पद तक ले जाने में सफल होगा। बहुत से लोगों के एक और सवाल था क्या कहीं अमृता, देवेंद्र फडणवीस, जिनकी कुछ ना कुछ स्टोरीज चलती रहती हैं, वो इनके लिए हानिकारक होगा? नहीं, उनकी शादी के बाद तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो उसने उन्नति की है। बाकी व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी किसी के घुसता नहीं। और जब आप कोई ऐसी राह पकड़ते हो, यहाँ पे आपने कभी कदम नहीं रखा था, तो खड्डे आते हैं, समझता है आदमी, नहीं समझता है वो अलग बात है। कभी ठोकर खा के समझता है और कभी खड्डे में गिर के समझता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां जो है इस यात्रा में होंगी। देवेंद्र से हो रही हैं, अमृता से हो चुकी हैं, उनका समाधान उन्हीं के पास है। देखिए, वन कैन ओनली रिफॉर्म हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो मंथन करना पड़ता है, तो मंथन करेंगे ये लोग और डेफिनेटली उसमें सुधार भी करेंगे। मगर मैं देवेंद्र फडणवीस को आज के दिन शुभकामना देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि 7वें छठे घर में बैठा हुआ राहु अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पर्टिकुलरली अपनी मानसिक सेहत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, विजयी भव।